नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल और मैं आपके साथ है सुष्मिता राज। और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले राजनीतिक पार्टियों की इन तमाम गतिविधियों के साथ। देखिए, बीजेपी मिशन झारखंड का शंखनाद कर चुकी है। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनावी प्रभारी और साथ ही साथ सह प्रभारी की मौजूदगी में एक बैठक होती है और बैठक में तय हुआ है कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश इस दौरान दिए गए हैं और शिवराज सिंह चौहान पर राज्य पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो आरजेडी ने पलटवार भी किया है। रिपोर्ट के जरिए पहले समझिए। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव का किया शंखनाद। चुनाव की तैयारियों पर बीजेपी का मंथन। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी लड़ेगी चुनाव। चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। बाबूलाल के नेतृत्व पर विपक्ष ने कसा तंज। बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। रविवार को चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में पार्टी कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ साथ सांसद, विधायक समेत पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। चुनाव प्रभारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम से कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। कार्यकर्ताओं के जोश को देखते हुए पूरी उम्मीद है कि पार्टी विधानसभा चुनाव में परचम लहराएगी। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बाबूलाल जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम करेगी और हिमंता जी और हम इस टीम को सहयोग करने आए हैं। कार्यकर्ताओं में जो आज हमने आत्मविश्वास देखा, विजय का जो संकल्प देखा, उसके कारण हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि झारखंड में इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में एसटी सीट पर पार्टी की करारी हार हुई। बाबूलाल के नेतृत्व पर पार्टी के अंदर ही सवाल उठने लगे थे, जिसे दबाने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की है। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी में जो एक पूरा घमासान मचा हुआ है और जिस तरह से लगातार लोग अंदरूनी तरीके से डिमांड कर रहे थे कि चुनाव में जो परफॉर्मेंस रहा है उस आधार पे उनको हटाया जाए, तो उस संदर्भ में कोई शिवराज सिंह चौहान सफाई दे रहे होंगे। ये उनका अंदरूनी मामला है, किसको अध्यक्ष बना के काम लेना चाहते हैं, किसको उपाध्यक्ष बना के काम लेना चाहते हैं, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं, किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बहुत तरह की उसमें बातें हैं। हम समझते हैं उसमें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हम इतना जानते हैं कि सभी लोग सरकारी खर्च पर यहाँ राजनीति कर रहे हैं और इसलिए ऐसे लोगों को यहाँ का प्रभारी बनाया गया है। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड की सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। यहाँ बालू, कोयला, जमीन, पत्थर की लूट मची है। पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी जेल में हैं। जांच एजेंसियां जिधर हाथ डाले उधर ही घोटाले उजागर हो रहे हैं। लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, मंत्री जेलों में। बालू में लूट, कोयले में लूट, खनिज में लूट, गो तस्करी, पोस्टिंग में, ट्रांसफर में लूट, चारों तरफ केवल लूट। झारखंड तबाही की तरफ जा रहा है और इस तबाही से मुक्त करने का संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। शिवराज सिंह चौहान के आरोपों पर आरजेडी ने पलटवार किया है। प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले को शिवराज सिंह क्या भूल गए हैं। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री से भारतीय जनता पार्टी ने क्यों हटाया, उनका खुद अपने आप में झांक करके मूल्यांकन करना चाहिए। और व्यापम घोटाला झारखंड का नहीं है, उन्हीं के यहाँ का है। और वहाँ के बेटी और महिलाओं और माताओं के साथ क्या हो रहा है अत्याचार, ये शिवराज सिंह चौहान जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। नवंबर-दिसंबर में राज्य में विधानसभा चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को विधानसभावार 52 सीटों पर बढ़त मिली है। पार्टी अब इस परफॉर्मेंस को विधानसभा चुनाव में बरकरार रखना चाह रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन अजय लाल के साथ राजेश की रिपोर्ट।
और चलिए आपको हम सीधे अपने अतिथियों से मिलवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी से अविनेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत पर। हमारे साथ कांग्रेस से संजय सिंह जी हैं और जेएमएम से हमारे साथ अरुण वर्मा जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत पर। और सबसे पहला सवाल मैं अविनेश जी से लेना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी लगातार ये बात करती है अविनेश जी की बीजेपी हर वक्त चुनावी मूड में रहती है। लोकसभा चुनाव अभी अभी खत्म हुआ और विधानसभा चुनाव की तैयारी आपने अभी से शुरू कर दी है। दबे आवाज में ये बात जरूर सामने आ रही है कि एसटी सीटों पर जो आपको हार मिली है, क्या यही कारण देखने को मिल रहा है आज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश नहीं अपितु पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है और हमारी जो पार्टी की कार्य पद्धति है उसमें वर्ष भर काम चलते रहता है। हमारा संगठनात्मक तंत्र बहुत लंबा चौड़ा है, तो वर्ष भर जो काम चलते रहता है तो हम स्वाभाविक रूप से तत्काल जब भी चुनाव आता है, चुनाव हो उपचुनाव हो, हम तैयार रहते हैं उसके लिए। अभी आपने प्रश्न किया कि यहाँ पर झारखंड में जो 5 एसटी सीट हम हारे, उसके आलोक में हमने अपनी तैयारी थोड़ा जल्दी शुरू कर दी है। तो स्वाभाविक रूप से इन 5 एसटी सीट पर हम कुछ मतों से पीछे रहे हैं, उसको हम मानते हैं। जो जनादेश मिला है हम लोगों ने स्वागत भी किया है। अब किन परिस्थितियों में हमको मत वहाँ कम मिला उन एसटी सीटों में, तो उस पर भी चिंतन मंथन स्वाभाविक रूप से होगा ही। लेकिन सबसे सुखद ये रहा कि पूरे लोकसभा का आप देखेंगे तो 50 विधानसभा में हम बिल्कुल आगे हैं। तो कुल मिलाकर ये एक तरीके से झारखंड का वायुमंडल बना है। यहाँ के जनता में ये विषय गया है कि आगामी विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से एक पहली पसंद बनती नजर आ रही है। अब है कि हमारे नेता इस राज्य के जो प्रभारी बने हैं, कद्दावर नेता हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनका आना, सह प्रभारी के रूप में तेज तरार नेता हेमंता जी का आना, और ये दोनों प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति होने से यहाँ के कार्यकर्ताओं में भी मनोबल बढ़ा। बात तो ये भी है ना कि अब बैठक में तो आपने ये भी तय कर लिया कि बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में ही आप लोग विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ नेतृत्व बाबूलाल जी का ही है जी। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ही पार्टी हमारी अध्यक्षीय प्रणाली पर चलती है। सामूहिक नेतृत्व, अध्यक्ष के पीछे सब लोग खड़े रहते हैं। और आपने देखा स्पष्ट रूप से प्रभारी महोदय ने कह भी दिया, तो इसमें तो अब कोई प्रश्नवाचक चिन्ह है ही नहीं। बाबूलाल मरांडी जी मंजे हुए नेता हैं, यहाँ के सीनियर लीडर में हैं, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। तो उनकी देखरेख में ही चुनाव ये विधानसभा का होगा और मुझे लगता है कि हम सफल रहेंगे। लोकसभा में जो 50 विधानसभा में हमको मत मिला है उसके आधार पर इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अविनेश जी, जो त्रिकोणीय मुकाबला हमने कई सीटों में लोकसभा चुनाव में देखा था, वो विधानसभा में वापस से हमें देखने को मिलेगा। उस रणनीति को कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो उसी के लिए तो प्रभारी और सह प्रभारी आए हैं। चलिए, अब कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जाएंगे और अधिक पसीना बहाएंगे और उसके बाद हम रिजल्ट ओरिएंटेड काम करके एक अच्छा परिणाम लाएंगे और एक बहुमत की सरकार यहाँ बने कि डबल इंजन की सरकार बन के फिर जो विकास की गति अभी रुक गई है वो और तेजी से फिर और अच्छा, विकास की गति रुकी है। अरुण वर्मा जी, विकास की गति की रुकने की बात करें, लेकिन आज जब हम सुन रहे थे सीएम चंपाई सोरेन को, तब तो उन्होंने कहा कि बखान उन्होंने अपनी सारी जो भी उन्होंने उपलब्धियां की है 4 साल में 5 सालों में, उन्होंने साफ तौर पर कहा कई सारी योजनाएं हमने धरातल पर लाई है। 2 साल कोविड का भी रहा, इसके बावजूद भी उन्होंने काम किया। लेकिन अभी आपके सामने अविनेश जी कह रहे हैं कि विकास की गति जो रुकी है, अगर सत्ता इनके पास जाती है तो ये वापस से उसे विकास पर की राह पर लाने की कोशिश करेंगे। जब मैडम हम लोगों के हाथ में सत्ता आई तो डबल इंजन की सरकार उस वक्त थी रघुवर दास जी के नेतृत्व में। इन्होंने 14,000 स्कूलों को बंद किया, हमने उन स्कूलों को चालू किया और 80 एक्सीलेंट स्कूल भी हम लोगों ने बनाया। 14 लाख राशन कार्ड को इन लोगों ने डिलीट कर दिया। हम लोगों ने 25 लाख नए राशन कार्ड बनाया। खुद तो लेंगे पेंशन मरते दम तक, पर सरकारी कर्मचारी को पेंशन देंगे नहीं। हम लोगों ने पुराना ओल्ड पेंशन स्कीम को भी चालू किया। पारा शिक्षक एक समस्या बन गई थी, 70,000 पारा शिक्षकों को हम लोगों ने नियोजित करने का काम किया। तो काम देखिए मैडम, आज तक देश का इतिहास में कहीं भी आप नहीं सुने होंगे कि यहाँ का आदिवासी गरीब दलित के बच्चे को पढ़ाने के लिए विदेश भेजा गया। झारखंड सरकार अपने खर्च में उन बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश भेजी। उसके बाद आप देख लीजिए, हम लोगों ने यूनिवर्सल कर दिया। 50-60 साल की जितनी भी महिलाएं हैं सभी को वृद्धा पेंशन देंगे। इन लोगों की सरकार 14-15 साल रही, 4 लाख लाभुक थे, वृद्धवा विधवा दिव्यांग को पेंशन जो मिलता था। हम लोगों की सरकार आई, हम लोगों ने उस संख्या को बढ़ा के 32.5 लाख कर दिया। हम लोगों की सरकार बनी, उसके बाद 125 यूनिट बिजली हम लोगों ने फ्री किया।
जिससे 29 लाख लाभुकों को इसका फायदा मिल रहा है। अरुण जी, ये पहले की सारी बातें हैं। आपने जब सरकार में आप सत्ता में आए तो आपने ये सारी योजनाओं को आगे रखा है। आगे 5 साल आपके खाते में आए, इसके लिए आप क्या रणनीति बना रहे हैं? क्योंकि बीजेपी देखिए अभी से जो बात करती है बीजेपी के बूथ स्तर पर हम मजबूती देंगे, वो तैयारी वहां दिख रही है। मैडम, बीजेपी तो तैयारी समय समय पे करती है, पर हम लोग हर वक्त अपने चुनाव क्षेत्र में ही रहते हैं, जनता के बीच में ही रहते हैं और जनता की सेवा के लिए हमेशा हम लोग तत्पर रहते हैं। चुनाव देख के हम लोग तैयारी नहीं करते हैं। ये लोग चुनाव आता है तो 400 पार, फिर चुनाव आता है तो 65 तो पार। आप पे भी तो ये आरोप है ना कि चुनाव नजदीक आता है तो आप कहते हैं कि किसानों के 2 लाख लोन जो है वो ऋण माफ कर दिए जाएंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। 50,000 का ऋण हम लोग पहले माफ कर चुके हैं, पर जब हम लोग के हाथ में सत्ता आई तो वास्तु स्थिति जो हकीकत है वो भी देश झारखंड की जनता को पता चलना चाहिए। राज्य कर्ज में डूबी हुई मिली, खजाना खाली मिला, उसके बाद कोविड आ गया और हम लोगों का जीएसटी और रॉयल्टी का पैसा, खनिज का रॉयल्टी का पैसा 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र के पास बकाया है। अगर वो पैसा मिल जाए तो पल में झारखंड का गरीबी दूर हो जाए। पर हम लोगों का एक मामला याद कीजिए, जब हम लोग सरकार में आए तो झारखंड सरकार का बिजली बिल बकाया था, केंद्र के देनदार थे हम लोग, तो पैसा हम लोगों को खाता से काट लिया गया, जीएसटी का पैसा नहीं दिया गया। लेकिन हम लोगों को पैसा तो मिलता नहीं है। 12 सांसद जीत के गए थे, मोनी बाबा बन जाते हैं झारखंड के हक अधिकार जब दिलाने के बात आती है तो, किंतु हम लोगों ने मांगा अपना हक, आज तक हक नहीं मिला है। अपने स्तर से अपने संसाधन के बलबूते हम लोग धीरे धीरे आज इस स्थिति में आ गए हैं कि कर्ज माफ कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, रांची में ही देख लीजिए, 3-3 पुल का जाल बिछ रहा है। डबल इंजन की सरकार में एक पुल का पाया भी गड़ा था क्या? तो सिर्फ बोलने में नहीं, हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं और जनता के बीच जाके हम लोग काम करते हैं। अभी देख लीजिए, वृद्धा पेंशन के ही बारे में हम जैसे बता रहे थे, विधवा की एक उम्र सीमा थी कि 60 साल की होगी तब, पर हम लोग दिव्यांग और जो भी विधवा हो जाए उन लोगों को हम लोग पेंशन देने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग सभी समाज के लोगों को, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 14 साल इन लोगों की सरकार रही, गरीबी के मकड़जाल में झारखंड को इन लोगों ने ढकेलने का काम किया। हम लोगों की सरकार बनने के बाद 1.5 करोड़ लोगों को जन वितरण प्रणाली का मार्फत लुंगी और साड़ी देने का शुरुआत हम लोगों ने किया। तो लोगों की रोजी रोजगार के साथ स्वास्थ्य शिक्षा की भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। 80 एक्सीलेंट स्कूल अभी चालू ही किए थे, वो सब देख के हम लोगों के विपक्ष के लोगों को पेट में दर्द होने लगा। और देश का इतिहास में पहला मामला है, कभी आज तक नहीं सुने होंगे कि जमीन, वो भी सिविल केस का मामला में किसी को फंसा के जेल भेज दिया गया। वो भी कौन सा जमीन, जिस जमीन का खरीद बिक्री नहीं हो सकता है, जिस जमीन का मालिकाना हक किसी और के पास है, उस जमीन में पकड़ के हेमंत सोरेन जी को पकड़ के जेल में डाल दिया। ये मंच से भी आज हमने सुना है, जितने भी मंच पर सभाएं हो रही हैं, जेएमएम हो या कांग्रेस, इस बात का जिक्र हमेशा से हो रहा है कि हेमंत सोरेन को साजिश के तहत जेल भेजा गया। अब देखिए, विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए। संजय जी, ये बताइए, समय बहुत कम है, लोकसभा चुनाव अभी तुरंत खत्म हुआ, 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होनी है, उसमें से झारखंड एक है। झारखंड में आप गठबंधन के तौर पर है, क्या आपकी तरफ से जो है सहयोग मिलने वाला है आपके सहयोगी दल को? देखिए, झारखंड के लोकसभा चुनाव के परिणाम से एक बात तो स्पष्ट हो गया जी कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो सुरक्षित सीटें हैं 5, वहां ना सिर्फ बीजेपी की करारी हार हुई है, बल्कि बीजेपी का जो राजनीतिक पैर है वो आदिवासी समाज के बीच से उखड़ गया है, उजड़ गया है। और आप अगर देखें इसको कन्वर्ट करके तो विधानसभा के 28 सीट आते हैं, ये 5 जो लोकसभा के सुरक्षित सीट हैं उनके अंतर्गत। तो पहला तो आप आंकड़ा सामने देख रहे हैं कि किस तरह से ये वहाँ विश्वास खोए हैं जहाँ इनको विश्वास पाना चाहिए, क्योंकि ये प्रदेश हमेशा माना जाता है कि जब ये प्रदेश बन रहा था तो एक बहुत पुरानी मांग थी यहाँ के आदिवासियों की, मूलवासियों का, कि हमारे लिए एक प्रदेश बने जिसका स्वरूप ऐसा हो कि हमारे साथ वो न्याय हो जो इतिहास नहीं कर पाया। और ये न्याय जो है तभी हो पाता है जब ऐसी सरकार बनती है जो जनवादी हो, जिसका सोच जनवादी हो। अभी मेरे मित्र जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं विस्तार में आपको सुनाए कि किस तरह से हमारी योजनाएं हमेशा केंद्र में रखती उनको जो हाशिए पर हैं, जिनके पास हम तब पहुंचते हैं जब इच्छा शक्ति होती है पहुंचने की। अब देखिए, एक आवास योजना हम लोग शुरू किए, अबुआ आवास योजना, ये कितना बड़ा एक पहल है। ये पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो सूची बनती है उसमें जब छूट जाते हैं लोग और उनके पास कोई विकल्प नहीं रहता है, तो हम लोगों ने ये तय किया कि अपने संसाधन से हम एक योजना शुरू करेंगे जिसमें राज्य के गरीब
परिवारों को हम आवास देंगे, और उस आवास का नाम भी कितना अच्छा रखा गया, अबुआ आवास योजना। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस जिन विषयों को राजनीति में प्रमुखता से लाई लोकसभा के चुनाव के दौरान, संविधान की रक्षा, 5 न्याय, और एक और बात है जिसको हम लोगों ने रखा, जिस पर अभी हमारी सरकार बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ली, वो है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी साझेदारी। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, कैबिनेट के निर्णय से अब यह स्पष्ट हो गया कि जातिगत आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण से हम जान पाएंगे कि हमारे प्रदेश में हर वर्ग की आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है। आज मैं बैठा हूं इस स्टूडियो में, हमारे दर्शक जानते हैं इस बात को कि ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि किसी बिरहोर के घर में क्या पक रहा है, किसी असुर के घर में क्या आय है वार्षिक, किसी कलवार के घर में कितने लोग शिक्षित हैं। ये जानने का एक ही तरीका है कि हम उनके लिए एक ऐसा सर्वेक्षण कराएं जिसमें हम समयक रूप से जानें कि हमारे प्रदेश में 20 साल के बाद इन वर्गों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति क्या है। इसको जानने के बाद हम उनके लिए जो कार्यक्रम बनाएंगे, जो नीतिगत निर्णय लेंगे, वो माइक्रो लेवल पे होगा, क्योंकि हमें हस्तक्षेप करना है अंत्योदय के अंतर्गत। और ये जो अंत्योदय है, ये हमारा जो कल्याणकारी राज का जो परिभाषा है, संविधान जो दिया है, उसी के अंतर्गत आता है। संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ही ये वर्णित है कि भारत एक कल्याणकारी राज होगा जिसका उद्देश्य होगा जन कल्याण। तो हमारा ये प्रदेश इनके नैरेटिव के अनुसार भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये नैरेटिव इसलिए बिल्ड किया गया है क्योंकि पहली बार झारखंड में एक ऐसी सरकार बनी जो कोशिश लगातार की जनता तक पहुंचने की और जनता के साथ जुड़कर जनता के समस्याओं का समाधान निकालने की। तो संजय जी, आपने कोशिश की जनता से जुड़ने की, उनकी समस्याओं को जानने की। अगला 5 साल सरकार पर या फिर आपके गठबंधन की सरकार पर जनता क्यों विश्वास करे? विश्वास करने का मुख्य कारण ये है कि हम लोगों ने जो सरकार दिया है, उस सरकार में 25 वर्ष से 50 वर्ष की महिला को जब लगेगा कि उसका सुध लेने वाला कोई सरकार है, और जो हमारा जो पूरा का पूरा जो समाज के प्रति जो दृष्टिकोण रहा है, विशेषकर उनके प्रति जो कमज़ोर हैं, तो ये जो कमज़ोर वर्ग है वही वर्ग समाज का मुख्य वर्ग है, जो समाज का बनावट झारखंड का है उसको बेसिकली एक स्वरूप देता है। अगर झारखंड के सामाजिक बनावट को देखें तो सामाजिक बनावट में पाएंगे कि 70% झारखंड के लोग गाँव में रहते हैं, ग्रामीण है वो, और उनकी माली स्थिति इतनी खराब है कि उसमें से 40% से अधिक 66,000 रुपये से भी कम वार्षिक आय उनका है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना अभी भी पिछड़ेपन है झारखंड में। और इसका मुख्य कारण है कि हमारा जो कृषि व्यवस्था है, जो कृषि की जो आर्थिक व्यवस्था है, वो एक फसली है, एक ही फसल है, खरीफ का फसल, धान का फसल, और इसके चलते यहाँ जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है जो कृषि पर आधारित है, वो उस तरह की संपन्नता नहीं दे पाती है जो आप देखते हैं हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में। इसलिए यहाँ पलायन का मुद्दा है, यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा है, और ग्रामीण बेरोजगारी विशेषकर हम लोगों ने मनरेगा के माध्यम से बहुत कारगर तरीका से उसको हम लोगों ने हस्तक्षेप करके उसको हम लोगों ने कम किया है। और आप देखे होंगे कोविड में जब शहरों से ग्रामीण क्षेत्र में वापस लौट रहे थे वो प्रवासी मजदूर जो बड़े महानगरों में गए थे, तो ये कोविड ही था जो उनको वापस लाया गांव में, और मनरेगा फिर से उनको रोजगार दिया और उनकी आजीविका बनी रही। चलिए संजय जी, काफी योजनाएं अगर आपकी सरकार ने लाई है तो उनका लाभ जनता तक मिल रहा है या नहीं? एक बार अविनेश जी से सवाल, क्योंकि अविनेश जी आपसे 2-3 सवाल इन्होंने किए। सबसे पहला सवाल कि केंद्र के बकाया राशि पर जो अब तक उन्होंने नहीं दिया, इस पर भी लगातार विपक्ष कहता है। भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर अरुण जी ने आपसे सवाल कहे हैं। हमने देखा है लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी हमने देखा। विधानसभा चुनाव में भी क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा और केंद्र सरकार पर वही वापस से आरोप बकाया राशि की? देखिए, भ्रष्टाचार तो बिल्कुल केंद्र में रहेगा। भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है, उसका स्पष्ट सब चीज दिख रहा है। मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं, 2 नंबर के मंत्री जेल के अंदर हैं, 1-2 लोग और जाने वाले हैं, 2 IAS जेल के अंदर हैं। बहुत बड़ा कुनबा अभी जाने वाला है, आप देखते रहिए। उस कुनबे में कौन कौन है? अभी
आएगा ना, धीरे धीरे सूची आपके सामने आएगा। क्योंकि भ्रष्टाचार यहाँ एक बिल्कुल केंद्र में है, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण ही आज झारखंड की ये दुर्गति हुई है। आज उस भ्रष्टाचार के कारण यहाँ के नौजवान बेहाल हैं, यहाँ की महिलाओं की दुर्गति हो गई, किसान बेहाल हैं, पूरा चहुओर त्राही त्राही है। लेकिन क्योंकि आप ये तो भी सुन सरकार रहे के थे ना पास, अरुण जी और संजय जी को, इन्होंने इन तो कहा कि सरकार के योजनाओं का पास लाभ जनता को मिल रहा है। ये सरकार के पास कोई रोड मैप है नहीं विकास का। अगर रोड मैप होता तो ये सरकार कुछ कर पाती। अब रही बात इन्होंने की राशि का, इनके मंत्री स्वयं रामेश्वर उरांव जी ने विधानसभा में बयान दिया कि टैक्स से रघुवर सरकार से ज्यादा राशि हमको मिला है केंद्र से। रघुवर सरकार को भी उतना नहीं मिला था जितना इनको मिला। अब रही बात केंद्र से ये डिमांड करते हैं, तो इनके पास जो विभिन्न विभागों के लिए पैसा आवंटित है उसका उपयोगिता प्रमाण तक तो केंद्र को नहीं दे पाते हैं। अगर उपयोगिता प्रमाण पत्र आप नहीं दे पा रहे हैं, किस लिए राशि चाहिए, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो फिर केंद्र से क्यों मांगते हैं? डीएमएफटी का 11,000 करोड़ से ज्यादा रुपया, उसमें से मात्र 4,000 करोड़ रुपए खर्च कर पाते हैं। वो भी करना कहाँ है, करते कहाँ है? तो कुल मिलाकर क्या है कि आर्थिक अनियमितता का शिकार है ये सरकार। ये सरकार के पास कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। जब तक सरकार के पास विकास का ब्लूप्रिंट नहीं होगा कि हमें करना क्या है, तो यही हाल रहेगा। मात्र 357 नौजवानों को आप नौकरी दे पाएंगे। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि मात्र 357 लोगों को मैं दे पाया हूं नौकरी। तो ये अभी लगातार घोषणा पर घोषणा अभी और होगा, बहुत सा लॉलीपॉप आने वाला है जनता के बीच। पर झारखंड की जनता इस बार ये ठगबंधन की सरकार के जाल में फंसने वाली नहीं है, एकदम स्पष्ट है। विधानसभा चुनाव आने तो दीजिए, देखिएगा जनता यहाँ निर्णय लेने वाली है, अच्छा निर्णय लेगी। अरुण जी जवाब। मैडम, झूठ बोलने में महारत हासिल है बीजेपी के लोगों को। बोल दिया तीन, अरे भैया मोरा अच्छा, उनके सवाल का जवाब दीजिए इससे पहले। अरुण जी एक मेरा भी सवाल, अरुण जी एक सवाल मेरा भी, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष पर यही आरोप लग रहा था जिस तरीके से इन लोगों ने भ्रम के जाल में फैलाया। 3400। अरुण जी एक सवाल आपसे आप लोगों पर लोकसभा चुनाव में भी यही आरोप लग रहा था कि आपके पास विपक्ष का चेहरा नहीं है। वापस से विधानसभा चुनाव में यही आरोप आपके पास कि आपके पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है, आपके पास रोड मैप नहीं है। कैसे देखते हैं इन आरोपों को? कैसे चेहरा नहीं है? माननीय चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो चेहरा तो स्वाभाविक तौर से उनका है। कैसे चेहरा नहीं है? मतलब ये कोई बात? अब ये भी एक सवाल है जी। वो अब आप लोग ये सब मन बहलाने के लिए आप लोग करते रहिए। अभी जो है सामने में चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वही चेहरा अभी हम लोगों के हैं, वो तो आप देख रही हैं। अब ये लोग कहते हैं भ्रष्टाचार के बारे में थोड़ी बात करते हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी 2 बार आरोप लगाए कि मेरे विधायकों को बीजेपी ने इतने इतने करोड़ में खरीद लिया। सबूत लेके वो हाई कोर्ट गए। क्या हो गया उन सबूतों का? आज बीजेपी से क्यों डील कर लिए? क्या कारण हुई वो बताएंगे? बोलते हैं भ्रष्टाचार की बात। 130 करोड़ के घोटाले का आरोपी भानु प्रताप शाही जी इनके पार्टी में है। 8 करोड़ का संपत्ति ईडी ने जब्त कर रखा है। लिस्ट तो बहुत लंबी है। संजय सेठ, रांची के संजय सेठ नहीं, उत्तर प्रदेश के एक संजय सेठ जी हैं। पहले ईडी रेड करती है, उसके बाद वो बीजेपी में चले जाते हैं, फिर राज्यसभा में सांसद बन जाते हैं। अशोक चौहान, जिनके बारे में मोदी जी कहते थे कि इन्होंने शहीद सैनिकों की विधवा का जमीन को भी नहीं छोड़ा, घोटाला कर लिया, वो भी बीजेपी में है। अभी आप देख लीजिए सुजान चौधरी टीएमसी से बीजेपी में चल गई, ईडी ने उनको ऊपर कार्रवाई किया। उसके बाद अब अरे आइए ना भैया, दिगंबर कामत, गिनती गिनवाने लगेंगे तो गिन नहीं पाएंगे। दिगंबर कामत जिनके ऊपर ईडी रेड करती है, बाद में वो बीजेपी में शामिल कर लेते हो जाते हैं। मुकुल राय, जिसको बीजेपी के नेता कहते थे भाग मुकुल भाग, तो भाग के सीधे बीजेपी में आ गए। अब ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मतलब वॉशिंग मशीन वाला जो आप लोगों ने आरोप पहले लगाया वो यहाँ पे आप बोलना चाह रहे हैं। बोल रहे हैं ना कि गिनती अजीत पवार, चक्की पिसिंग, बड़ा जबरदस्त डायलॉग था। 70,000 करोड़ का घोटाला, अजीत पवार चक्की पिसिंग एंड पिसिंग, धर्मेंद्र बन गए थे। 70,000 करोड़ का तो हेमंत जी पर आरोप है। आज कहाँ बोल रहे हैं? 70,000 करोड़ का अरे भैया, आपके प्रधानमंत्री ने उनको ऊपर आरोप लगाया, आज वो बीजेपी में जाकर उप मुख्यमंत्री बन गए। किस मुंह से आप लोग भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं? आप देख लीजिए नवीन जिंदल, कोयला घोटाले का आरोपी, उनको भी ले लिए। मतलब फेहरिस्त इतनी लंबी है जिनका बखान करना, मतलब शुभेंदु अधिकारी से लेके छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, जिनके ऊपर आरोप लगाते हैं, सब अभी लंबी बातचीत चलेगी क्योंकि बीजेपी में गए हैं। सबके ऊपर लोग गंगा जल छिड़क दिए हैं, सब अभी राजा हरिश्चंद्र बन गए हैं। अब विपक्ष में आ जाएंगे तो वो भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। हेमंत जी में आरोप लगाते हैं। एक मामला याद कीजिए मैडम, ईडी के लोग उनको पेशी के लिए ले जा रहे थे कोर्ट जी। आप ही का चैनल ने लाइव, सुमन गुप्ता नाम था शायद उनके सीए थे पूजा सिंघल के, तो आप ही के चैनल लाइव पूछा कि 18 करोड़ रुपया ये पकड़ाया है, ये किनका है बताइए। तो क्या बोले वो लाइव चैनल में?
सुमन जी बोले कि ईडी के लोग दबाव बना रहे हैं कि बोल दो ये पैसा हेमंत सोरेन जी का है, जी। तो वो आपका चैनल में लाइव चला, पूरा दुनिया ने देखा। तो नीचता की पराकाष्ठा में लोग चले गए हैं, किसी को फंसाने, बदनाम करने। ये लोग का काम क्या है? दूसरे को बदनाम करो, मोदी जी का चेहरा चमकाओ और सब भ्रष्टाचारी को फिर बीजेपी में ले जाओ। चलिए, भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में अगर जगह मिल रही है तो उस पर भी सवाल लेंगे अविनेश जी से और आगे आप लोगों से वापस से जोड़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हमारे डिस्कशन में आगे बातचीत हो रही थी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, लेकिन इससे पहले संजय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे। संजय सिंह जी का एक बार रुख करना चाहेंगे। संजय सिंह जी, क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? एक बार बोलिए, फिर वापस से सारे सवालों का जवाब एक ही साथ बीजेपी से ले लेंगे हम। देखिए, भ्रष्टाचार की बात वो करे जो जानता है इस बात को कि देश समझता है कि इतिहास सबसे बड़ा गवाह होता है सच और झूठ का। इतिहास दर्ज करता है सब कुछ को। आज नीट की परीक्षा की सीबीआई जांच करने जा रहा है। सीबीआई जांच का आदेश हो गया। नीट की परीक्षा में 24 लाख परीक्षार्थी बैठे, उसकी जांच इसी सरकार को देनी पड़ी है, सीबीआई को। एनईटी यूजीसी की जो परीक्षा है उसको भी रद्द कर दिया गया और सीबीआई को जांच दे दी गई है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत के पहले ही सरकार स्वीकार रहा है कि उसका जो पूरा शिक्षा व्यवस्था है वो इतना भ्रष्ट हो गया है, इतना वो अंदर से उसमें एक तरह से कहा जाए तो करप्शन का जो पूरा बनावट है वो स्ट्रक्चर ले लिया है कि उसको अपने ही केंद्रीय एजेंसी से उसकी जांच करनी पड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए कितना कठिन है भ्रष्टाचार पर बात करना। अब इस सेशन में हमारे समझ से बीजेपी का परिचय जो है वो तो हमारे देश के युवाओं के सामने है। न्यू इंडिया की बात करने वाले भारत के प्रधानमंत्री आज न्यू इंडिया की युवा पीढ़ी के सामने खड़े हैं और युवा पीढ़ी चौराहे पे खड़ा होकर उनसे पूछ रहा है एक ही सवाल कि हमारा भविष्य क्या क्या होगा। उस शिक्षा प्रणाली पर हम कैसे विश्वास करें जिसका इकबाल ही मिट गया है आपके सरकार में। आप ही की सरकार है, आप ही का मानव संसाधन मंत्रालय है, आप ही के मंत्रालय के अंतर्गत ये एनटीए और यूजीसी आता है जी। तो मेरा ये मानना है कि ये सब हमारे प्रदेश को भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूजीसी की परीक्षा में झारखंड से परीक्षार्थी नहीं शामिल हुए थे, ऐसा नहीं है कि नीट की परीक्षा में झारखंड से परीक्षार्थी नहीं शामिल हुए थे। तो मेरा ये मानना है कि भाजपा भ्रष्टाचार पर बात करना बंद करे, भाजपा बात करना शुरू करे उन मुद्दों पर जिनसे भाजपा भागती है, और वो मुद्दे हैं सामाजिक न्याय और वास्तव में देखा जाए तो भाजपा का उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो उसका हार हुआ है, करारी हार हुआ है, उससे भाजपा को समझना चाहिए कि भाजपा बुरी तरह से एक्सपोज्ड हो गई है कि उसके जो हिंदुत्व राष्ट्रवाद के नाम पर जो सांप्रदायिक राजनीति है उसको नकार दिया गया है। ये जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति का जो एक बड़ा सा एक आभा मंडल बीजेपी तैयार किया, उसके पीछे एक बहुत ही घृणित सांप्रदायिक राजनीति थी जिसको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और अन्य राज्यों में नकारा गया, जिसके चलते आज इनको 240। तो कुल मिलाकर संजय जी कहा जा सकता है कि बीजेपी को अपने फॉर्मूले को बदलना होगा, तभी वे विधानसभा चुनाव में मैं उनको सुझाव नहीं दे रहा हूं। हाँ। मैं उनको बता रहा हूं कि दीवार पे लिखा हुआ है। हाँ। दीवार का लेखन बतला रहा है कि बीजेपी को समझना होगा कि देश ने उनको नकार दिया है, बीजेपी को झारखंड भी नकारने जा रहा है। चलिए अविनेश जी, ये भाई साहब ने जो कहा कि हिंदुत्व और धर्म जो चर्चा इन्होंने छिड़ी है, तो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक राजनीतिक दर्शन और सिद्धांत है और उस पर हम चलेंगे, इससे कोई समझौता नहीं होने वाला है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो हमको एक राजनीतिक दर्शन दिया है उसी पर काम हो रहा है। अब रही बात हिंदुत्व, राष्ट्रित्व, ये सब विषय इस देश में नहीं होंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तो होंगे नहीं। इकलौता एक हिंदुओं का राष्ट्र यही है, तो हिंदुत्व का मुद्दा यहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा। आज 1947 में देश आज़ाद हुआ, उस समय से लेकर कांग्रेस का लंबा कालखंड रहा 55-60 वर्षों का। उस बीच में इस देश में तुष्टीकरण की जितनी राजनीति हुई है उसके जितने उदाहरण दिए जाएंगे वो कम पड़ जाएंगे, लेकिन इस देश ने अब तुष्टीकरण की प्रतिगामी राजनीति को अस्वीकार कर दिया है, अब नहीं चलने वाला है।
और देश जिस लाइन पर चल पड़ा है कि सबको उस राष्ट्रवाद के लाइन पर तो चलना होगा, क्योंकि ये राष्ट्रवाद चल के ही देश आज मजबूत हो रहा। आज उसी राष्ट्रवाद पर चल के देश का आंतरिक सुरक्षा, देश का बाह्य सुरक्षा मजबूत हुआ है। आज हम रक्षा क्षेत्र में निर्यात करने की स्थिति में हैं। आज लगातार हमारे यहाँ से रक्षा क्षेत्र में निर्यात हो रहा है। क्योंकि अभी आपने सुना है संजय जी को, उन्होंने तो आप पर कहा ना कि आप सिर्फ भ्रष्टाचार के मुद्दे को छोड़िए और दूसरे मुद्दों को लेकर आगे बढ़िए। क्या अभी आपने संजय जी को सुना, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि बीजेपी सिर्फ भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बात कर रही है, नहीं, सामाजिक मुद्दों पर बात नहीं कर रही है। अब उन्होंने कहा सामाजिक न्याय, अरे तो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जितना हम लोगों ने काम किया है, आज उसी सामाजिक न्याय का देन है कि यहाँ की नतनी द्रौपदी मुर्मू आज देश की राष्ट्रपति है। कांग्रेस के कालखंड में क्यों नहीं ये प्रयोग हो गया? आज यहाँ जनजातीय गौरव दिवस हमने दिया, भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो जहां तक सामाजिक न्याय का विषय है उसी पर काम हो रहा है। तभी तो गरीब कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं। सबका साथ और सबका विकास हुआ है। आज 25 करोड़ लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा है और देश आज 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में पूरे वर्ल्ड में है। अब देखते जाइए, 20 लाख करोड़ का ब्लूप्रिंट विकास का हम बनाकर बैठे हैं। बस 5 साल के बाद आप देखिएगा कायाकल्प नहीं हुआ। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोग या प्रतिपक्ष के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, बेबुनियाद आरोप है। भारतीय जनता पार्टी, अरुण जी, बीजेपी ने तो ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, कल्याण में काम अपना करती रहेगी, लगातार करती रहेगी। बीजेपी ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, अगला 5 साल इनके पास जाने वाला है। मैडम, पहले इनका हिंदुत्व का पोल जरा खोल देते हैं। 2014 में मोदी जी गाल बजा बजा के रोते थे गौ हत्या के खिलाफ, गौ हत्या का छाती पीट पीट के विरोध करते थे। अभी आप उठा के देख लीजिए, गौ मांस निर्यात में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन गया मोदी जी के आने के बाद। 15 नंबर में थे 2014 में, तो खूब रोते थे। और बीफ कंपनी से 250 करोड़, प्रूफ देंगे, बीफ कंपनी से 250 करोड़ रुपया चंदा लिए। तो ये लोग ना भगवान को छोड़ते हैं, ना गौ माता को छोड़ते हैं। प्रभु श्री राम जी को ठगने चले थे। क्या किया? प्रभु का लाठी पड़ गया ना। गांधी ने एक बार, प्रभु श्री राम, मनमोहन सरकार राम वहां पर जबरदस्ती कोर्ट पर केस कराने का आरोप, कोर्ट के अंदर केस दायर करने का प्रयास किया। हो गया। और बोलना है? नहीं, बोलिए। नहीं बोल। तो प्रभु श्री राम को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। मंदिर में जमीन, बीजेपी के नेता और वहां के जो लोग थे, दिन में जमीन खरीदे और उसी दिन में 18 करोड़ रुपया का मुनाफा लेके बेच दिए। ये घोटाला राम मंदिर में किए। ये लोग किसी को छोड़ने वाले बेबुनियाद आरोप है, कोई प्रूफ नहीं है इनके पास। छोड़ने वाले लोग नहीं, प्रूफ के अनुसार राजनीति है। अरे झूठ हम तो नहीं बोलते हैं, बिल्कुल थोथिया आरोप है। झूठ नहीं बोलते, बस इतना ही जान लीजिए। नहीं, ये सारा मीडिया में आया, सारा मीडिया में आया, सब जगह पे लोगों ने देखा कि 1 घंटे में आप 18 करोड़ रुपया फायदा मैंने सुना ब्रेक पर जाने से पहले आप इलेक्टोरल बॉन्ड पे कुछ कह रहे थे, वो भी बात आंकड़ा रखा है, जाकर तथ्य देख सकते हैं। इलेक्ट्रोल न्यास जो है उसका एक तथ्य वहां रखा हुआ है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे मैडम बता रहे हैं, शरद चंद्र रेड्डी नाम तो सुने होंगे। अजीत मतलब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर 100 करोड़ का घोटाला का, शराब घोटाला का आरोप है। अब उनके पास से तो 1 रुपया नहीं पकड़ाया, पर शरद चंद्र रेड्डी जो मुख्य कल्पित थे, उस शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपया बीजेपी ने चंदा लिया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मार्फत। उसका भी सबूत है, झुटला देंगे। और शरद चंद्र रेड्डी से चंदा लिए 60 करोड़। अरे भैया, आप तो आरोप लगा रहे थे कि 100 करोड़ घूस लिए। वो तो 100 करोड़ घूस नहीं लिए, आप चंदा के नाम पे उनसे घूस लेने का काम किए और उनको बेल दे दिए। बेल कैसे दे दिए? ईडी ने फिर कोर्ट में पुख्ता तरीके से अपनी बात को ही नहीं रखा, मौन हो गए। तो अभी प्रफुल्ल पटेल का भी देख लीजिए, 180 करोड़ का संपत्ति रिलीज कर दिया गया, क्योंकि वहां पर अभी ईडी जाके मौनी बाबा कोर्ट में बन गई, जहां पे बात रखना। तो मतलब ईडी पर आप ये आरोप लगा रहे हैं? ईडी बिल्कुल आरोप, ईडी के ऊपर इससे पहले भी आरोप लगाए कि पूजा सिंघल के सीजे से इन्होंने पूछा ना, आप ही के चैनल ने पूछा ये पैसा किसका है बताइए, तो क्या बोले? ईडी के सामने ना बोला। ईडी के लोग दबाव बना रहे हैं कि बोल दीजिए पैसा हेमंत जी का। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ईडी इंसान देखकर या फिर वो किस पार्टी से वो देखकर? ईडी कठपुतली के जैसा नाच रही है। ये देश के कानून और संविधान पर इन लोगों को विश्वास है नहीं, सीधी सी बात है। अभी दब आया, हेमंत सोरेन जेल के अंदर हैं, बखलाहट में हैं ये लोग। 70,000 करोड़ का आरोप है, गंभीर आर्थिक आरोपों से घिरकर वो अंदर गए। न्यूज क्लिक के संपादक एक परत खुलने दीजिए। लालू प्रसाद यादव से ज्यादा दिन उनका जेल के अंदर बिताने वाला है। बौखला गया, 400 से 240 बढ़ा गया, तो बौखला गया। है खनन घोटाला, बालू घोटाला, कोयला घोटाला, जमीन घोटाला। हेमंत जी का पूरा जीवन चला जाएगा जेल के अंदर। आप देखते तो जाइए। बौखला गए, बौखला गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा सारे घोटालेबाज को तो आप लोग ले लिए, गिनती गिनाने लगेंगे। कानून और संविधान से सारे लोगों का नाम आपको गिनवा दिया। देश भर में कई ऐसे नामचीन लोग जो आज बीजेपी में हैं, जिन पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा। दायरे में सब लोग हैं, न्यूज क्लिक के संपादक संवैधानिक और कानूनी कार्रवाई है। कोई
जिन पर भी कानून काम करेगा उसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कहीं दखल नहीं करने वाली है। उदाहरण बताते रहे, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा, समय आने दीजिए, अभी हो जाएगा। कोई भी देश में नेता हो, अभिनेता हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। देखिए न्यूज सबको कानून के दायरे में काम करना है। न्यूज क्लिक के संपादक पबीर जी को जेल भेज दिए पकड़ के, क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ वो लिख रहे थे। 7 महीना बाद कोर्ट ने उन झिड़की दिया कि क्यों आप गलत तरीके से इनको पकड़ के जेल भेजे, आज उनको छोड़ना पड़ गया। संजय रावत जी सरकार के खिलाफ बोलते थे, उनको फंसा के जेल भेज दिए, 7 महीना उनको भी जेल में रहना पड़ गया। बात बोल रहा हूँ, कानून और संविधान से ऊपर कोई नहीं है। फंसा के भेजते जाते हैं। क्यों फंसाएंगे? अरे आरोप लगता है, हो जाएंगे। आरोप लगता है। आज हेमंत जी को अगर आरोप निर्दोष है, लेकिन अरुण जी का सवाल तो ये भी है कि छापेमारी हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि वहां से पैसे नहीं निकल रहे या फिर वहां पर आरोप नहीं लग रहा है। आदिवासी गौरव दिवस, सही बोले ना, आदिवासी को नंगा करके मणिपुर में इन्होंने घुमाया। अरुण जी उससे पहले एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अरुण जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर ईडी का आरोप लग रहा है, किसी इंसान पर अगर ईडी का आरोप लग रहा है, उसकी पेशी हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो पहली ही बार में वो उसे बेल मिल जा रही है या फिर वो रिहा हो जा रहा है, कस्टडी चल रही है, सुनवाई चल रही है, इसका मतलब आरोप है। सुन लीजिए, आजम खान जी का नाम सुने तो होंगे। जब उनका बेल एक मिला तो फिर उनके ऊपर मुर्गी चोरी केस कर दिया गया, फिर अंदर हो गए, फिर बेल मिला तो बकरी चोरी केस कर दिए। तो किसी को फंसाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग करना, इन लोगों से सीखना होगा। लोगों को कोई बेतुकी बातें नहीं है, एकदम तू अरे भाई नाम से बता रहे हैं कि न्यूज क्लिक के संपादक को अपने जेल भेजा फंसा के, आपने संजय राउत को जेल भेजा, आपने हेमंत सोरेन को सिद्ध नहीं हो रहा, आप चंदा 60 करोड़ लिए तो आपका जेपी नड्डा जेल में रहना था। बीजेपी कह रही है कि अगर हेमंत सोरेन पर आरोप नहीं होगा तो वे मुक्त हो जाएंगे वहां से। संजय जी क्या कह रहे थे? देखिए, भाजपा बुरी तरह से देश के सामने एक्सपोज्ड हो गई है। भाजपा एक ऐसी पार्टी के रूप में एक्सपोज्ड हो गई है जो देश को इतना डैमेज किया है कि अगर भाजपा रह जाती इस बार तो शायद लोकतंत्र, संविधान दोनों का स्वरूप बदल जाता और हमारा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है सिर्फ नाम का रह जाता। भाजपा का जो सोच है ना, उस सोच में नफरत है। भाजपा इतना नफरत करता है अल्पसंख्यकों से, और उसके अंदर में एक बोध है कि ये राष्ट्र जो है सिर्फ एक खास धर्म का ही विरासत का हिस्सा है। हिंदू यहाँ के गौरव से अपने को हिंदू समझते हैं, लेकिन वो नफरत नहीं करते हैं उन लोगों से जो हिंदू नहीं है। अगर नफरत करते तो अयोध्या और चित्रकूट इनके हाथ से नहीं जाता। ये दोनों गया है तो उनको एक संदेश मिला है कि नफरत करना बंद करो, और नफरत करना छोड़ोगे नहीं तो देश तुमको नकारेगा। एक बार नहीं, अगली बार तो तुम्हारा सुपरा साफ हो जाएगा, कहीं दिखोगे भी नहीं तुम, क्योंकि ये देश नफरत नहीं चाहता, विकास के लिए प्रेम चाहिए। इसलिए हमारे नेता राहुल गांधी बहुत अच्छा से बोलते रहे लगातार अपनी यात्रा में, मोहब्बत का दुकान खोलेंगे नफरत के बाजार में, नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलेंगे। ये सब दुकान आपको दिख रहे हैं जहां जहां हम लोग जीते हैं। ये सब दुकान बेसिकली मोहब्बत के हैं, जहां लोगों ने मिलकर समझा कि नहीं, नफरत नहीं चाहिए, हमको चाहिए भाईचारा, क्योंकि ये देश एक ऐसी संस्कृति है जिसमें आप किसी भी धागे को दूसरे धागे से अलग नहीं कर सकते हैं। यहाँ दक्षिण की संस्कृति, लेकिन संजय जी झारखंड में भाषाएं हैं, झारखंड में कैसे जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? झारखंड की जनता तो और भी इन विशेषताओं को अच्छी तरह जानती है। यहाँ 32 जनजातीय समाज के लोग हैं, 32, सबकी अपनी अलग अलग बोलियां हैं, सबकी अलग अलग संस्कृति है, सबका अलग अलग नृत्य है। यहाँ पर जो सामाजिक बनावट उसमें देखे तो अल्पसंख्यक भी यहाँ पर 14% हैं। यहाँ अल्पसंख्यक के बाद फिर पिछड़ी जाति के लोग बहुत अधिक संख्या में हैं। शहरों में अगर देखा जाए तो बाहर से लोग आकर जो बसे हैं उनको छोड़ दिया जाए तो जो सामान्य वर्ग के लोग हैं झारखंड के खतियानों में उनका नाम बहुत कम दर्ज है। कहीं कहीं एक कुछ हिस्सों में उनको आप पाएंगे, पलामू, गढ़वा और देवघर ऐसे इलाकों में आप पाएंगे कि सामान्य वर्ग के लोग भी खतियान में उनका नाम दर्ज है। हमारा मानना है कि झारखंड की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, और इनका जो घटक दल आसू है उसके लिए तो इतना बड़ा संकट आ गया है जयराम महतो फैक्टर के चलते कि अब तो हमको लगता है कि इनका जो इकलौता सहारा था आसू के माध्यम से। तो संजय जी, ये त्रिकोणीय मुकाबला आईएनडीआईए को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? नहीं, हमें तो पूरा विश्वास है कि इनको जो महतो वोट पर लगता था कि इनका एक
पकड़ है जी। वो इनके हाथ से निकल गया, क्योंकि जयराम महतो का वोट शेयर देखे जहां जहां उनका प्रत्याशी लड़ा है, बिल्कुल। आप पाएंगे कि उनको इतनी वोटें मिली हैं कि अब वो आंसू के लिए तो इतना बड़ा क्राइसिस क्रिएट करने जा रहे हैं कि आंसू के लिए तो मुश्किल होगा। आप देखिए चलिए। रांची विधानसभा में सिल्ली पड़ता है, रांची लोकसभा में सिल्ली पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल सिल्ली में जयराम महतो का कैंडिडेट लीड कर रहा था। आप समझ सकते हैं हम क्या संकेत दे रहे हैं, आंसू के सुप्रीमो का वो सीट है। जी। तो ये जो अभी सब्ज बाग लोग बना रहे हैं 50 सीट का, ये 50-25 पर भी आ जाएगा तो मुझे कम लगेगा, मुझे कम लगेगा मेरा अनुमान। चलिए। मेरा अनुमान है कि 25 से भी कम इनको सीट आने वाले हैं। अविनेश जी, 2 सवाल इन्होंने महत्वपूर्ण किए। सबसे पहले तो एक बड़ा आरोप कि अल्पसंख्यकों से बीजेपी को नफरत है। दूसरी चीज कि जो त्रिकोणीय मुकाबला हमने लोकसभा में देखा, उसका एक भारी नुकसान बीजेपी को या फिर एनडीए घटक दलों में जो आजसू प्रमुख नेता हैं उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश रहेगी इस बार। इन दोनों सवालों का जवाब अविनेश जी। संख्यक समुदाय के लिए इनकी सरकार है, क्या किया इन्होंने? हमने तो हज हाउस बनाकर दे दिया, 3 स्टार है, जाकर देख लें। इनकी सरकार ने भी वर्तमान में क्या किया है अल्पसंख्यक के लिए? उनको 3 स्टार नहीं चाहिए, उनको सम्मान चाहिए। अरे जाकर देखिए। उनको अरे भाई, सम्मान भी हम ही दे रहे हैं। आपके पार्टी ने एक भी सांसद नहीं आज बनाया इनकी है, सरकार यहाँ चल रही है। आपकी ये भी एक पार्टी सवाल ने है। एक आप भी चले सांसद जाइए नहीं बगल बनाया का। अल्पसंख्यक समाज से। बगल में संथाल परगना चले जाइए, आदिवासी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठ मुसलमानों ने क्या हाल बना रखा है। ये भाषा, ये ये जिस तरीके नफरत का आज स्टूडियो में नहीं, आपका दिख रहा उन है, आदिवासी ये दिखेगा। उन आदिवासी कन्याओं की रक्षा कीजिए ना। आपकी इसीलिए सरकार है इसीलिए तो। आदिवासी आपको घुसपैठ का नकारते हैं। जिम्मेवार कौन है? घुसपैठियों के तो कारण जिम्मेवार जो कौन हालात है? बिगड़ा है, अरे घुसपैठियों का पूरा जिम्मेवारी पूरा कौन लेगा? स्ट्रक्चर खराब हो गया, रक्षा डेमोक्रेसी मंत्रालय चेंज आपके हो गई है। पास, गृह मंत्रालय आज आपके पास, साहेबगंज और उसके पाकुड़ बाद का भी पूरा घुसपैठ डेमोक्रेसी कैसे हो चेंज जा रहा है सर? जो हालात इनकी सरकार रक्षा में बना मंत्रालय है, आपके पास है, चिंताजनक है। गृह मंत्रालय आपके आज पास है, यहाँ का फिर कैसे धीरे घुसपैठ धीरे हो जा रहा है बांग्लादेश से? अरे भाई, आपकी चौकी है, राज्य सरकार चौकी देखती है। कहाँ चौकी गृह देखती है? मंत्रालय पूरा का पूरा बॉर्डर देख रहा है। पूरा क्या चौकी बॉर्डर आपकी सरकार रक्षा देख रही है? मंत्रालय का अधीन आता है। छोटे-छोटे गलत चौकियों में बयानी आपकी चैनल में सरकार है, बैठ आपकी के प्रशासनिक झूठ बोलने में तंत्र है। महारत हासिल किए हुए टीवी चैनल में बैठ के झूठ बोल रहे हैं। प्रशासनिक बॉर्डर सिक्योरिटी सीधे सीधे रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय का अधीन लॉ आता एंड है। ऑर्डर पर भी अब हम आ चुके हैं। भ्रष्टाचार से ही मामला शुरू हुआ। आज यहाँ पर 14,000 संजय से जी ज्यादा ने महिलाओं पलायन के का साथ मुद्दा दुष्कर्म उठाया, की घटना हुई। बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और अब देखिए भ्रष्टाचार से ब्रजभूषण हम शरण किन सिंह को मुद्दों भूल पर गए। पहुंचे? प्रज्वल रमन्ना, बातचीत करेंगे आपसे। 3,000 महिलाओं को बलात्कार करने वाले प्रज्वल रमन्ना का अरे यार, प्रचार करने बात मोदी है जी ये। जाते हैं। मोदी जी जाते हैं प्रचार करने, नहीं पर पूरे देश दुनिया बलात्कारी 3,000 महिला का बलात्कारी का प्रचार करने मोदी जी जाते हैं। 7,000 लोगों का ब्रजभूषण हत्या शरण इस सिंह सरकार में हो आज चुका तक है। पार्टी से नहीं निकाले। क्या बात करेंगे? देखिए, अरे आप तीनों भैया, क्या अलग बात अलग करते राजनीतिक हैं? पार्टी से हैं और एक में महिला होते के ना होने के नाते ये सवाल तो जरूर करूंगी आप लोगों से कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपकी सरकार क्या करेगी यदि 5 साल आपकी सरकार को मिलता है तो। यहां पर रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, डिबेट की शुरुआत में हमने पलायन के मुद्दों पर बातचीत की, बेरोजगारी के मुद्दों पर बातचीत हो रही थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की। लेकिन अविनेश जी ने जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला उठाया, क्योंकि हाल के दिनों में हम देख रहे हैं लगातार इस तरीके से कई घटनाएं सामने आ रही है, वो चाहे दुष्कर्म की घटनाएं हो या फिर महिलाओं के साथ हो रहे अन्य घटनाओं को लेकर। इस पर अगर सवाल बीजेपी से लिया जाए तो बीजेपी पर यह आरोप अभी संजय सिंह जी ने लगाया कि अल्पसंख्यकों को ये नफरत करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि सरकार आपकी यहां पर बनती है झारखंड में तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करने वाली है बीजेपी इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां भी सरकार है, आप उठाकर देख लेते हैं, कानून व्यवस्था के मामले में कोई समझौता नहीं है। और खासकर नारी सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी 2 कदम आगे बढ़ के काम करती है। आपने देखा होगा, नारी बंधन अधिनियम मोदी जी ने जितनी मजबूती से लाया है, आज तक आज़ादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने उतनी मजबूती के साथ इस अधिनियम को लाने का प्रयास नहीं किया। तो महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी प्राथमिकता में लेकर चलती है। और इसलिए आप ये मानकर चलिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो 100% महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से आज वर्तमान सरकार में जो स्थिति परिस्थिति बनी है वो चिंताजनक है। और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ का सामान्य जन भी चिंतित है कि लगातार जो हो रहा है, जितने भयावह घटनाएं यहाँ हुई है, आप सभी जानते हैं। अरुण जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर देखिए सरकार पर कई सवाल खड़े हुए, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा विदेशी महिला के साथ वो दुष्कर्म का मामला हो या कई ऐसे महिलाएं आए दिन हम टीवी खबरों पर देख रहे हैं। क्या कुछ आपकी सरकार स्टैंड लेने वाली लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? देखिए मैडम, किसी भी महिला के साथ किसी तरह का अपराध हो या किसी भी व्यक्ति के साथ अपराध हो तो कानून अपना काम करती है, उसे पकड़ के जेल में डाल देती है और कानून उसके मुताबिक सजा देती है। हम लोग
बलात्कारी को ब्रजभूषण सिंह की तरह खुला नहीं छोड़ देते हैं। देश के इतिहास में देश क्या आदमी है जी, बोलने क्या बात करते हैं वो अपने टाइम में बोल लेते हैं, फिर डिस्टर्ब करते हैं। कोई दमी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, बेतुकी बात है। अरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो देश को सम्मान दिलाई, उन बेटियों ने आरोप लगाया। चार्ज फ्रेम हो गया है, ये चार्ज फ्रेम हो गया उनको, अब उसके बाद ये झूठ बोलते हैं बैठ के। अब ये कि अगर कानूनी तौर पर अगर दोषी होंगे कानून काम करेगा। कुलदीप सेंगर क्या कार्रवाई की है पार्टी, लेकिन अविनाश आरोप तो आप कर रहे हैं कि काम नहीं कर रहे। मणिपुर में आज महिला के साथ जो मतलब कि नंगा करके घुमाया गया, मणिपुर का मां भी मोदी जी बोले क्या, वहां के मुख्यमंत्री को हटाएं, राष्ट्रपति शासन लगाएं। आप सिर्फ झूठ बोलते हैं। चिन्मयैया नंद है, कुलदीप सेंगर है, ब्रजभूषण शरण सिंह है, सारे बलात्कारी को इन्होंने अपने पार्टी में रख रखा है और महिला सुरक्षा की बात करते हैं। इतना इस तरह का झूठ, नारी शक्ति वंदना अधिनियम को कैसे देख रहे हैं? बचने का प्रयास कर रहे हैं। एग्जांपल देके हम झारखंड में जो भी जनता ने जनादेश दिया है, क्राइम करके बीजेपी पर आरोप लगाया था कि जनता ने जनादेश दिया है, क्राइम करके अगर क्राइम करके कोई पकड़ा नहीं गया हो, ब्लूप्रिंट नहीं है। अगर कोई महिला आरोप लगा रही है कि उनके साथ कोई भी आम महिला, राष्ट्रीय खिलाड़ी की बात छोड़ दीजिए, कि उनके साथ बलात्कार हो गया और उसको हम लोग पकड़ नहीं रहे हैं, जेल नहीं भेज रहे हैं, तब आप बताइए। ये तो राष्ट्रीय खिलाड़ी जो देश को सम्मानित, झारखंड के देश को सम्मान दिलाने का काम किया, देश का सम्मान दिलाने का जिन्होंने काम किया, उनके साथ यहाँ का सुरक्षा का तो गारंटी तो ले ही रहे हैं। कोई भी बलात्कारी जेल के अंदर है, कोई भी बलात्कारी हो, अपराधी हो, जेल के बाहर उन लोगों को नहीं रखा गया है, जेल में भेज दिया गया है। हम लोग किसी के ऊपर रियायत नहीं बरतते हैं, ब्रजभूषण सिंह की तरह, कुलदीप सेंगर की तरह, चिन्मयैयानंद की तरह। आप लोगों ने तो चिन्मयैयानंद के ऊपर से केस उठा लिया, तो आप लोग क्या महिला सुरक्षा और सम्मान की बात करते हैं? मणिपुर का मां आज तक नहीं निकला आप लोगों को मुंह से, तो ये सब सिर्फ ढोंग है। ये लोग जब सरकार, संजय जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? समय की पाबंदी है, कम शब्दों में अपनी बातों को सामने मेरा मानना है कि संवेदनशीलता की परिभाषा माँ होती है और महिला होती है। बिल्कुल, माँ, महिला और नारी से ही समाज का कहानी शुरू होता है। हम जहाँ से प्रारंभ किए हैं यात्रा, वहाँ अगर हम अपना दायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे सारे कानून के रहते हुए, तो माना जाएगा कि समाज असफल हो गया। बिल्कुल, इसलिए ये सामाजिक दायित्व है, सभी पार्टियों का दायित्व है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना लगाकर जो भी प्रयास है वो लगातार करें कि ऐसे अपराध कम हो। इसके लिए मानसिकता भी बदलना बिल्कुल संजय जी, सरकार किसी की भी बने, स्वच्छता की बात करते हैं और साथ ही साथ अगर हम कह रहे हैं कि महिलाओं को अगर हम स्वस्थ रखेंगे और उनके लिए सुरक्षा की अगर हम बात करेंगे तो उन्हें सुरक्षा कैसे देना है, ये बात जरूर होनी चाहिए। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज इस डिबेट में हमारे साथ तमाम मुद्दों पर अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने रखने के लिए कि अगर झारखंड सरकार किस तरीके से काम कर रही है और आने वाले समय में सरकार किस तरीके से काम करेगी, ये रोड मैप तैयार करना बीजेपी का एक बड़ा सवाल हमेशा से रहा है। वहीं दूसरी तरफ भी हमने देखा कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आई है, विपक्षी सरकार को। तो ऐसे में अब विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक और वहां पर क्या रोड मैप रहता है और किस ब्लूप्रिंट के साथ कौन सी राजनीतिक पार्टी आगे बढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ 11 स्पेशल के खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आप न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।